हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम आता है भौतिक प्रदेश। तो जो भौतिक प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो वो आप अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की नदियाँ या राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है वो हम शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? राजस्थान की नदियाँ या अफवाह तंत्र। राजस्थान की नदियाँ या अफवाह तंत्र शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो अफवाह तंत्र है इसके अंदर सबसे पहला ही अफवाह, पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अफवाह क्या होता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा अफवाह तंत्र है ये क्या होता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो बिंदु आता है वो आता है अफवाह क्या होता है। क्या प्रश्न बनता है? अफवाह क्या होता है। ये लेकिन क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि अफवाह क्या होता है। अफवाह होता है किसी भी जल राशि, वो जल राशि चाहे बरसात का पानी हो या कोई नदी हो, वो जो जल राशि है का एक निश्चित ढाल व दिशा में प्रवाहित होना अफवाह कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किसी भी किसी भी किसी भी जल राशि का किसी भी जल राशि का एक निश्चित ढाल व दिशा में प्रवाहित होना, ढाल व दिशा में प्रवाहित होना क्या कहलाता है? प्रवाहित होना। यही कहलाता है अफवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई भूखंड है। अगर हम दक्षिण भारत का भी अगर भूखंड देखें तो ये इस तरीके से, लेकिन इसका जो है ढाल है वो यहाँ पे तो उठा हुआ है, लेकिन इस तरीके से है। किस तरीके से? ये इसका क्या है? ये इसका ढाल है। इसका जो भाग का जो ढाल है वो इस तरीके से। अभी यहाँ से कोई भी वर्षा का पानी हो, बरसात का पानी हो, कोई भी सतही जल हो या फिर कोई नदियाँ हो, कुछ भी हो, अगर वो जल यहाँ से छोड़ेंगे तो वो सीधी सी बात है वो किस तरीके से बहेगा? वो इस तरीके से बहेगा। ये इसका एक क्या है? निश्चित ढाल है। और ये इसकी एक क्या है? निश्चित दिशा है। तो इस निश्चित दिशा में बहना क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा अफवाह हो रहा है। यानी वो एक प्रकार से बह रहा है, पानी का जो जल है वो बहना ही क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है किसी भी जल राशि का कोई भी जो जल राशि है वो एक निश्चित क्या है? निश्चित ढाल व दिशा में प्रवाहित हो रही है। किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? निश्चित ढाल व दिशा में प्रवाहित होना ही अफवाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास आता है, मैंने आपको अभी पे क्या बोला था? मैंने बोला था कि हम लोग सबसे पहले इस अफवाह शब्द को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अफवाह हमने पढ़ लिया है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा ये जो अफवाह तंत्र है ये क्या होता है। तो अफवाह तंत्र क्या है? एक अगर मैं आपको शॉर्ट डायग्राम में समझाने का प्रयास करूँ, मान लेते हैं कि पहले तो अफवाह तो क्या था? एक सिंगल नदी वो किस दिशा में बह रही है। ये मान लो इतने कोई सिंगल नदी है, ये सिंगल नदी अगर कोई एक दिशा में बह रही है तो वो तो हो जाएगा, उसका अफवाह हो जाएगा। अगर इसके साथ इसकी अगर कोई बहुत सारी अगर सहायक नदियाँ आके मिल जाए, ये सब देख रहे हैं, ये इसकी क्या है? ये एक इसकी सारी की सारी सहायक नदियाँ है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है? ये एक जाल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक जाल बन जाता है। और ये
जाल एक प्रकार से तंत्र कहलाता है। अफवाहों का तंत्र यानी बहुत सारी जो जल राशियां है उनका जो एक निश्चित ढाल में बहती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा तंत्र बन जाता है, तो वो तंत्र ही अफवाह तंत्र कहलाता है। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहा कर ले जाना अफवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा, किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहा कर ले जाना, जल को बहा कर ले जाना, बहा कर ले जाना और जाल का निर्माण करना, और जाल का निर्माण करना। जाल यानी ये पूरी की पूरी एक जटिल संरचना दिखती है कि ये इस बहुत बड़ी संरचना है, और जाल का निर्माण करना ही अफवाह तंत्र कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये भी परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो क्या पढ़ा है आपने? किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाना और जाल का निर्माण करना अफवाह तंत्र कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि जल संभर या जल विभाजक। अगर हम जल संभर या जल विभाजक की बात करें तो ऊंचा उठा वह क्षेत्र जो दो अफवाह तंत्रों को अलग करने का कार्य करे वो जल संभर या क्या कहलाता है? वो जल संभर या जल विभाजक कहलाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई ऊंचा उठा हुआ कोई पर्वत है या कोई भी भूखंड है। ये क्या है? ऊंचा उठा हुआ भूखंड है। इसके इस तरफ एक नदी तंत्र बहती है, इसके इस तरफ कोई तो नदी तंत्र है। मान लेते हैं ये उसका नदी तंत्र है और वो नदी इस तरीके से आगे बहती है, और एक नदी तंत्र है वो इस तरीके से बहती है। कैसे बह रही है? ये इस तरीके से बह रही है। तो फिर ये जो जल विभाजक आप देख रहे हैं, कौन सा जल विभाजक ये देख रहे हैं, ये क्या अलग कर रहा है? ये दो नदी तंत्रों को अलग कर रहा है। कौन सी? एक नदी तंत्र तो ये हो गया और एक नदी तंत्र ये हो गया। तो ये क्या, इसका कार्य क्या है? इसका महत्वपूर्ण कार्य देखे तो ये दो नदी तंत्रों को अलग करता है या दो अफवाह तंत्रों को अलग करता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि जल संभर या जल विभाजक क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे ऊंचा उठा वह क्षेत्र, चाहे वो पर्वत भी हो सकता है या पठार भी हो सकता है, कौन सा भी, लेकिन वो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होगा। कैसा होगा? ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, ऊंचा उठा वह क्षेत्र जो दो अफवाह तंत्रों को पृथक करने का कार्य करे। पृथक, या इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पृथक या अलग करने का प्रयास करे, अलग करने का कार्य करे। क्या करे? कार्य करे, प्रयास करे। वो क्या कहलाएगा? वो जल संभर या जल विभाजक कहलाएगा। तो इसके अगर हम उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। उदाहरण के लिए अलग से स्लाइड बनाई हुई है। हाँ जी, तो ये हमारे पास अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण दो जल विभाजक बहुत बड़े अच्छे उदाहरण है। एक उदाहरण आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा हमारे पास जो अरावली है वो एक महान जल विभाजक रेखा है। एक तो उदाहरण में एक तो नाम आ जाएगा हमारे पास अरावली, एक उदाहरण तो हो जाएगा अरावली और दूसरा हो जाएगा बोराट का पठार। कौन सा पठार? बोराट का पठार। ये बोराट का पठार का विस्तार किन दो क्षेत्रों के बीच में है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बोराट का पठार है वो गोगुंदा जो कि उदयपुर में पड़ता है, और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में पड़ता है। इन दोनों के बीच ऊंचा उठा हुआ पठारी भाग है, वो ही बोराट का पठार कहलाता है।
तो अरावली है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जल संभर या जल विभाजक के हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं। तो अरावली किस तरीके से होगा? अरावली अगर जल विभाजक है तो सीधी सी बात है, ये किसी न किसी दो अपवाह तंत्रों को अलग करेगा। तो दो अपवाह तंत्र कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा एक तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र को अलग करता है। किससे अलग करता है? सिंधु नदी तंत्र को अलग करता है गंगा नदी तंत्र से। जो गंगा नदी तंत्र है उसको सिंधु नदी तंत्र से अलग करने का कार्य अरावली करता है। तो इसी वजह से इससे जो अरावली है इसको एक नाम मिलता है, अरावली को महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये हमने वैसे वो टॉपिक पढ़ा था ना भौतिक प्रदेश में, जब हम अरावली पढ़ रहे थे तो इसकी विशेषता के अंतर्गत पढ़ा था कि अरावली एक महान जल विभाजक रेखा है, महान जल विभाजक रेखा है, क्योंकि यह भारत के दो बड़े नदी तंत्रों को अलग करता है। एक आता है सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र और दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र। वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक को क्वेश्चन बनता है कि ये बोराट का पठार है, ये किस तरीके से अलग करता है? ये किन दो नदी तंत्रों या किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करता है? ये अलग करता है अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र को किससे अलग करता है? अरब सागरीय नदी तंत्र को बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल लेके जाती है उनको अरब सागर में जो नदियां जल लेकर जाती है उनको दोनों को अलग अलग करता है। इसलिए ये भी क्या है? ये भी एक जल संभर का उदाहरण है। बोराट का पठार है, ये भी जल संभर का उदाहरण है। तो ये किस तरीके से, अगर मैं थोड़ा बहुत अगर आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं तो डायग्राम से समझाने के लिए चलो एक कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पे तो एक मैप बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर हम मैप बनाने का प्रयास करें तो ये देखिए हमारा जो मैप है वो लगभग ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है राजस्थान का मैप और उसके अंतर्गत हम लोग बोराट का पठार देख रहे हैं। तो ये गोगुंदा उदयपुर से राजसमंद इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। इनके बीच में ये है, इसका जो एक नाम आता है वो आता है गोगुंदा उदयपुर और इसका जो दक्षिणी नाम आता है वो आता है कुंभलगढ़। क्या नाम मिलता है? कुंभलगढ़। और ये जो डायग्राम है वो किसका है? ये जो डायग्राम है वो है बोराट के पठार का। तो ये बोराट के पठार के अंतर्गत अगर हम नदियों का जो किस तरीके से नदियों का उद्गम होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। एक निकलती है साबरमती नदी, इस तरफ हमारा क्या पड़ता है? इस तरफ हमारा अरब सागर पड़ता है और इस तरफ पड़ता है बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ से एक नदी निकलती है साबरमती, वो भी इसी तरीके से बहती है। पश्चिमी बनास निकलती है, वो भी अरब सागर में जाती है। और बहुत सारी अगर नदियाँ देखें जो इसके इस तरफ से निकलेगी वो अरब सागर में जाएगी। और अगर हम वहीं दूसरी ओर बात करें, क्या बात कर रहे हैं दूसरी, इसके जो मतलब दूसरी ओर से जो नदियाँ निकलेगी वो लेके जाएगी, जैसे बनास हो गई, चंबल हो गई। चंबल तो यहाँ से नहीं निकलती, लेकिन फिर भी लगभग ये एक प्रकार से दो नदी तंत्रों को अलग करने का प्रयास कर रहा है। ये बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र और जो अरब सागरीय नदी तंत्र है, इन दोनों का अलग करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये एक अच्छा जल संभर या जल विभाजक का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बिंदु आ जाता है, क्या आता है? जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया को समझने के लिए हमने एक मान लेते हैं कि ये हमारी एक कोई मुख्य नदी है। ये क्या है? ये है मुख्य नदी है। और ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं ये इसकी क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं। अब ये इसकी सहायक नदियां हैं तो इसकी भी कोई ना कोई सहायक नदियां हो गई। मान लेते हैं कि ये इसकी और सहायक नदियां है। क्या हो गई? ये इसकी सहायक नदियां है। अब ये जो सहायक नदियां हैं ये सारे मिलके
कुछ मान लेते हैं कि इसका जो ये जो है वो इतने क्षेत्र से जल लेके आ रही है। कितना क्षेत्र हो गया? ये इतना तो क्षेत्र लेंगे नहीं, क्योंकि ये इसका ये नदी है वो इसका भी जल लेके आती है। ये मान लेते हैं ये इतने क्षेत्र से लेके आती है, ये इतने एरिया से जल लेके आती है, ये इतने एरिया से जल लेके आती है। ये देखिए ये इतना 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 हो गया, और बाकी है वो डायरेक्ट कोई नदियाँ होगी वो इसके अंदर भी आ जाएगी। तो ये एक प्रकार से पूरा है, ये क्या है, ये जलग्रहण क्षेत्र बन जाता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखने का प्रयास करें तो परिभाषा के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे? परिभाषा के अंतर्गत हम लिखेंगे नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र से जल की प्राप्ति की जाती है उस संपूर्ण क्षेत्र को उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। क्या कहेंगे? एक मिनट। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग कैचमेंट एरिया की बात कर रहे थे। तो कैचमेंट एरिया की अगर हम परिभाषा लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, सहायक नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र से, यानी जो उसका एरिया है, जिस क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को, उस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहेंगे? उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहेंगे। उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहेंगे, जलग्रहण क्षेत्र कहेंगे या कैचमेंट एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र से, इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, जिस क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है, जिस क्षेत्र से क्या कर रहा है, जल ग्रहण किया जा रहा है, वो सारा का जो सारा क्षेत्र है उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे या कैचमेंट एरिया कहलाएगा। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो बिंदु आ जाता है वो आ जाता है 12 नदियाँ। 12 मासी यानी 12 महीने। तो आप शब्द से समझ गए होंगे। तो 12 नदियों की परिभाषा क्या हो जाएगी? 12 वे नदियाँ जो वर्ष भर बहती रहती है। क्या कहेंगे? वर्ष भर बहती रहती है, यानी पूरा वर्ष, यानी 12 महीने बहती रहती है, वो 12 नदियाँ कहलाएगी। राजस्थान की अगर 12 नदियों की बात करें तो राजस्थान की केवल और केवल 2 ही नदियाँ हैं जो 12 नदियों के अंतर्गत आती है। वो आती है, एक आती है चंबल नदी और दूसरी आती है बनास नदी। क्या आएगी? एक तो चंबल नदी और दूसरी बनास नदी आएगी। तो इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करें तो वे नदियाँ जो वर्ष भर बहती हैं, वे नदियाँ जो वर्ष भर बहती हैं, वे नदियाँ जो वर्ष भर बहती हैं 12 नदियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? 12 नदियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती है? 12 नदियाँ कहलाती हैं। और अगर 12 नदियों की बात हो रही है तो राजस्थान की 2 नदियाँ ऐसी है जो 12 है। तो लिख लेते हैं राजस्थान की 12 नदियाँ जो वर्ष भर बहती रहती है, वो नदियाँ कौन सी है? तो हो जाएगी 2 नदियाँ आती है। कितनी नदियाँ आती है? 2 नदियाँ 12 के अंतर्गत आती है। पहली आ जाएगी कौन सी? चंबल। अभी बताया है, इतना जल्दी कैसे भूलते हो? पहली हो जाएगी चंबल और दूसरी हो जाएगी बनास। क्या हो जाएगी? बनास नदी। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तब चंबल नदी और बनास नदी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जो चंबल नदी है वो जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, बनास नदी है वो कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। चंबल नदी 6 जिलों में बहती है, बनास नदी भी 6 जिलों में बहती है। इस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे। चंबल नदी के ऊपर 4 डैम बने हुए हैं,
वो बोलते हैं ना गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जो कोटा बैराज है वो बहुत बड़ा है, कैचमेंट एरिया की दृष्टि से बहुत बड़ा बांध आता है। इस तरीके से बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें केवल कितना याद रखना है कि राजस्थान की 12 नदियाँ केवल 2 ही है। कौन सी है? एक है चंबल नदी और एक हो जाएगी बनास नदी। कौन कौन सी हो जाएगी? चंबल और बनास। एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी देखे तो वो हमारा जो आंसर हो जाएगा टू द पॉइंट के अंतर्गत चंबल नदी। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने क्या किया, सर्वाधिक सतही जल किसका होगा? जो वर्ष भर बहेगी। वर्ष भर बहेगी के अंतर्गत हमने 2 नदियों के नाम पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था चंबल और दूसरा पढ़ा था बनास। और अगर चंबल, ये बनास है, ये चंबल की ही सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की ही सहायक है। तो सबसे बड़ी या सर्वाधिक सतही जल किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा चंबल नदी का। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, तो आंसर हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंबल नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सतही जल है। फिर एक परसेंटेज वाला आता है, देश के सतही जल में, सतही जल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सतही जल में राजस्थान का भाग। मान लेते हैं कि देश के अंतर्गत 100% सतही जल है। कितना है? 100% सतही जल है। क्या है? सतही जल। अगर देश में अगर 100% है तो फिर राजस्थान में इसका हिस्सा हो जाएगा, राजस्थान में इसका जो हिस्सा है वो हो जाएगा सतही जल का 1.16%। कितना हो जाएगा? 1.16%। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो देश में 100% हो तो राजस्थान में 10.41% क्षेत्रफल आता है। लेकिन वही अगर हम सतही जल की बात करें तो वो कितना आ जाता है? वो आ जाता है 100% है तो 1.16, ओनली 1.16% अवेलेबल है। कितना है? 1.16% अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ इसी में अगर हम देख ले कि भूजल देखे, क्या देखे? भूजल देखे। भूजल है मतलब जो भूमि के अंदर कितना जल है। अगर देश के अंतर्गत 100% है तो वही राजस्थान में कितना भूजल हो जाएगा? राजस्थान में है वो भूजल है वो 1.70%। मतलब आप देख ही सकते हैं, जहाँ पे जनसंख्या भी इतनी है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां आता है रैंक और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान आता है। लेकिन अगर हम तो जल के जो सोर्स है, एक तो है सतही जल और एक है भूजल, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो 2% से भी कम है और ये तो 1.5% से भी कम आ जाता है। तो बहुत चिंतनीय विषय है। तो इसका जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सतही जल में अगर देखें तो सतही जल में हमारे पास हो जाएगा 1.16% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.16% हो जाएगा। और वही अगर हम देश के भूजल में, देश के भूजल में अगर राजस्थान का हिस्सा देखें तो वो हो जाएगा, अभी जस्ट बात करके आए हैं, 1.70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.70%। तो ये 2 परसेंटेज है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है नदियों का वर्गीकरण। अब हम नदियों का वर्गीकरण देखें तो जो नदियों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर नदियों का विभाजन कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो वर्गीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा समापन के आधार पर। नदियाँ कहाँ जाके समाप्त हो रही है, या तो अरब सागर में जाके समाप्त हो रही है या फिर वो हो रही है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो रही है, या उसका जल है वो न तो अरब सागर में जा रहा है न ही बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। तो वो हो जाएगा अंत अपवाह की नदियाँ है। कौन सी है? अंत अपवाह की नदियाँ। तो समापन के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर अगर हम और इनको अगर डिटेल में देखना चाहे तो उद्गम के आधार पर नदियों को 2 भागों में विभाजित करेंगे। उद्गम के आधार पर नदियों को, एक तो हो जाएगी हिमालयी नदियाँ। कौन सी हो जाएगी? नदियाँ
हिमालयी नदियाँ, और एक हो जाएगी प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी? जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो। और अगर हम समापन के आधार पर देखें तो 3 हो जाएगी। एक तो हो जाएगी अरब सागर, जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, और जो अपना जल कहीं इन दोनों में कहीं पे भी नहीं लेके जाती, वो अंत प्रवाह की नदियाँ या अंत अपवाह, जो बीच में ही विलुप्त हो जाती है, वो नदियाँ। तो इस तरीके से हम लोग इनका जो विभाजन है मोटे तौर पर एक तो उद्गम के आधार पर देखेंगे, एक देखेंगे समापन के आधार पर। उद्गम और समापन होने के बाद पहला इनका जो डिवाइडेशन हो जाएगा वो हिमालय नदियाँ, और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसी तरीके से अगर हम और देखें तो जो समापन के आधार पर एक तो वो नदियाँ अरब सागर में जल लेके जाएगी, एक लेके जाएगी बंगाल की खाड़ी में, एक अंत यानी बीच में ही जल उनका है वो गायब हो जाएगा या सूख जाएगी बीच में ही। तो चलिए वापस पढ़ते हैं अपने बिंदु के आधार पर। ये का यही विभाजन है। अब हम कौन सा विभाजन देखेंगे? ये जो अब भी अपन विभाजन जो करके आए हैं, ये का यही वापस अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं उद्गम के आधार पर नदियों का जो विभाजन है वो हम अभी देख रहे हैं। तो हमारा जो बिंदु क्या हो जाएगा? वो है उद्गम के आधार पर नदियाँ। उद्गम के आधार पर नदियाँ कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। तो कौन कौन सी है? एक हो जाएगी, अरे यार अभी पढ़ा है यार, क्या बोलना। एक तो हो जाएगी हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकलती है, और दूसरी है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। जैसे बहुत सारी नदियाँ निकलती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़े तो अच्छा है। तो फिर चलिए इनका एक प्रकार से वर्गीकरण करके इनका पढ़ते हैं, तो हमें जो है वो अच्छे से याद रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमने जो समापन के आधार पर जो नदियां हैं वो 2 प्रकार की हमने विभाजित की थी। एक की थी हमने हिमालयी नदियाँ, एक हमने क्या की थी? एक हमने पढ़ा था हिमालय नदियाँ, और दूसरा पढ़ा था प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये 2 बिंदु हमने देखे थे। तो चलिए इनके आधार पर अगर हम इनका जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो है वो बात है वो और गहरे तरीके से या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका अगर हम पहला बिंदु देखें तो ये नदियाँ कैसी हो जाएगी? ये सदावाहिनी हो जाएगी, ये सदावाहिनी नदियाँ हो जाएगी। ये सदावाहिनी नदियाँ कहलाती है या सदावाहिनी नदियाँ होती है। क्यों होती है? क्वेश्चन तो ये यही है ना, ये 12मासी नदियाँ क्यों होती है? क्योंकि इनका जो जल क्षेत्र है वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से भी इनको जल मिलता है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई अधिक है तो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जो टके रहते हैं वो ग्लेशियर कहलाते हैं। तो ग्लेशियर से इनको जल मिलता है हिमालय की नदियों को। और दूसरा है वो क्या बोलते हैं उसको, वर्षा से भी, जो वर्षा होती है वर्षा का भी जल प्राप्त होता है। इस तरीके से ये सदावाहिनी नदियाँ कहलाती है। अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये मौसमी नदियाँ होती है। कैसी नदियाँ होती है? मौसमी नदियाँ होती है। मौसमी नदियाँ क्यों मौसमी नदियाँ? क्योंकि इनको जो जल है वो केवल वर्षा से प्राप्त होता है। कैसे? केवल वर्षा से, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो वहाँ पे जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं उसकी ऊंचाई इतनी नहीं होती कि वहाँ पे ग्लेशियर जम सके। अगर हम आगे बात करें, क्या बात कर रहे हैं? आगे के बिंदु देखें तो हमारे पास ये नदियाँ हैं वो हिमालय की नदियाँ हैं, वो नवीन नदियाँ कहलाती है। कैसी नदियाँ कहलाती है? नवीन नदियाँ कहलाती है। नवीन यानी जो नई नदियाँ हैं, ये नई नदियाँ हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये प्राचीन नदियों के अंतर्गत आती है। कैसी नदियों के अंतर्गत आती है? ये प्राचीन नदियाँ हैं। तो फिर अगर हम तीसरा बिंदु देखें, अगर नदियाँ नवीन होगी यानी कि जो नदियाँ हैं वो अगर नई होगी तो अपर्दन ज़्यादा करेगी। क्या करेगी? अपर्दन यानी जो मिट्टी का कटाव है वो गहरी गहरी घाटियाँ बनाने का प्रयास करेगी, तो अपर्दन ज़्यादा करेगी।
और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अपरदन कितना करेगी, अपरदन कम करेगी। फिर इनका और अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें तो इसके अंतर्गत ये परवर्ती नदियां कहलाती है। कौन सी नदियां, परवर्ती नदियां कहलाती है। ये कैसी नदियां कहलाती है, परवर्ती नदियां कहलाती है। और अगर हम ये देखें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनको हम कहेंगे अनुवर्ती नदियां कहेंगे। कैसी नदियां कहेंगे, अनुवर्ती नदियां कहेंगे। अनुवर्ती, अनु का अर्थ होता है अनुसरण करना। किसका अनुसरण करेगी, ये ढाल का अनुसरण करेगी, ढाल के अनुरूप बहेगी। लेकिन जो प्रवर्ती नदियां हैं वो पहाड़ों का तेज ढाल होने के कारण बहुत तीव्र गति से बहेगी। लेकिन इनका जो ढाल है वो कम होगा, तो ढाल कम होगा तो वे धीरे धीरे बहेगी। तो इस तरीके से ये बिंदु आप समझ गए होंगे। हमने क्या पढ़ा है, हमने जो हिमालय नदी तंत्र है, कौन सा है, हिमालय नदी तंत्र और जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इनके अंतर्गत हमने इनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये जो हिमालय नदियां हैं वो सदावाहिनी होती है, नवीन होती है, अपरदन ज़्यादा करती है और ये परवर्ती नदियां कहलाती है। कैसी नदियां, परवर्ती नदियां कहलाती है। और अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियां, ये मौसमी नदियां कहलाती है। प्राचीन नदियां हैं, अपरदन कम करती है, पहले से बह रही है, प्राचीन काल से बह रही है। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने अपना अपरदन का कार्य पूरा कर चुका है, वे अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है, तो अभी अपरदन कम हो गया है और ये अनुवर्ती नदियां कहलाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो हमारे पास जो अगला बिंदु है, हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। हमने ये वाला तो पढ़ लिया है, कौन सा पढ़ लिया भाग, हमने ये वाला भाग पढ़ लिया है, क्योंकि उद्गम के आधार पर हिमालय नदियाँ और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनको तो हमने पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, समापन के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर तो हम समापन के आधार पर अगर नदियों का वर्गीकरण देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की नदियाँ होती है। समापन यानी अपना जल समाप्त कहाँ जाके करती है, तो इसके अगर आधार पर हम देखने का प्रयास करें तो 3 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी, वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, अरब सागर में लेके जाती है। और वे नदियाँ जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो अगर हम, और तीसरा विभाजन क्या हो जाएगा, तीसरा विभाजन हो जाएगा जो अपना जल न तो अरब सागर में लेके जाती है, न ही वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। फिर अगर हम इनके आधार पर राजस्थान में हिस्सा देके, राजस्थान में एक बार अगर हम इनका परसेंटेज देखें कि अरब सागर में कितने परसेंट नदियाँ अपना जल लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में कितना परसेंट नदियाँ जल लेके जाती है, तो फिर अगर इस तरीके से देखें तो जो 60% नदियाँ हैं वो राजस्थान में, ये क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में परसेंटेज देख रहे हैं। 60% नदियाँ हैं वो अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अरब सागर की बात करें तो वो आ जाती है लगभग 16%। और जो 24% नदियाँ हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो सर्वाधिक राजस्थान में जो नदियाँ हैं वो अंत अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किस क्षेत्र में, अंत अपवाह क्षेत्र में आती है। अरब सागर में 16% और बंगाल की खाड़ी में 24% नदियाँ हैं वो जल लेके जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, कल हम आंतरिक अपवाह का नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।